हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनटी रिवाइंड के सेकंड एपिसोड के अंदर। आई होप आप सभी मस्त होंगे। और पिछला जो हमारा एपिसोड हुआ था रिगार्डिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ कायरल सेंटर की बात की थी और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी देखना सिखाया था कि किस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव कह सकते हैं, यानी कायरल सेंटर और कायरल कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमने ऑब्जर्व किया था कि दोनों इंडिपेंडेंट टर्म होती हैं। अगर अभी तक भी आपने उस वाले सेशन को विजिट नहीं किया है तो इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर मैंने एनटी रिवाइंड की प्लेलिस्ट बना दी है, पहला एपिसोड उसमें डाल दिया है, तो आप जरूर से जाकर उसको चेकआउट करें। आज है हमारा ब्रांड न्यू एपिसोड जिसमें हम लोग हेलो एल्केन हेलो अरीन, जो कि एक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, जो कि अक्सर 12th के एस्पिरेंट्स की दुखती रक्त भी होती है, जिसके अंदर उनको रिएक्शन मैकेनिज्म से डील करना पड़ता है। काफी सारे नाम भी आपने इस पूरे चैप्टर के सुने होंगे, जिसको एल्काइल हलाइड और अराइल हलाइड भी कहा जाता है। उसी चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसके अंदर आज के सेशन में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं कि लीविंग ग्रुप क्या होता है, किस तरीके से चेक किया जाता है कि ये लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, कंपैरिजन कैसे करते हैं, तमाम सवालों के साथ चर्चाएं करेंगे। और सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, जिससे जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर जो जेईई मेंस का 2026 का एग्जाम हुआ था, उसमें रिपीटेटिव तौर पर क्वेश्चंस यहां से देखने को मिले थे। तो अगर आप जेईई एस्पिरेंट हैं या अगर आप नीट एस्पिरेंट भी हैं तो ये दो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एनटीए रिवाइंड के सेकंड एपिसोड के साथ। मेक श्योर आप अपने साथ नोटबुक और पेन को लेकर बैठे हों। चलिए जी, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, एपिसोड नंबर 1 था। ऑलरेडी आई होप आप सभी ने देखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना इसको प्यार और प्रेम देने के लिए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, जितने भी एनटीए रिवाइंड के एपिसोड्स होंगे उनके जो भी पीडीएफ नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। बीच बीच में अब मैं इसके अंदर जूम सेशंस लेने भी स्टार्ट करूंगा, गूगल मीट सेशंस लेने भी स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग जेईई 2027 या नीट 2027 आप यहां पर क्लियरली पूछ सकते हैं। बट कनेक्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी जाकर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं कि जो टॉपिक आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक का ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है। अगर मैं इस पूरे टॉपिक के ट्रेंड एनालिसिस की बात करता हूं तो अगर आप जेईई 2027 के एस्पिरेंट हैं तो अगर आपने जेईई 2026 का जैन और अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो रिपीटेटिव तौर पर यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यही सेम ट्रेंड आपका 2025, 24 और 23 में भी फॉलो हुआ था। इसका मतलब अगर आप जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं तो इस टॉपिक को स्किप करने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते और इस तरीके का क्रिस्प कंसाइज कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। मात्र आधे घंटे के अंदर आपको दोनों टॉपिक में क्रिस्टल क्लैरिटी आ रही होगी कि किस तरीके से हम लोग न्यूक्लियोफाइल बेस का कंपैरिजन करेंगे और किस तरीके से लीविंग ग्रुप को चेक करना सीखेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लीविंग ग्रुप क्या होता है और किस तरह से हम लोग लीविंग ग्रुप को कंपेयर करेंगे। आइए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान से सभी बच्चे बोर्ड पर देखते हुए चलेंगे। अगर मैं सबसे पहले एक सिंपल ऑर्गेनिक रिएक्शन से स्टार्ट करता हूं, उसी रिएक्शन को लेते हुए मैं आपको लीविंग ग्रुप का क्या फंडा है उसको समझा रहा हूंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी CH3CH2X है और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं एक Y नेगेटिव टाइप के कंपाउंड के साथ। अब एक बात क्लियरली आपने 11th क्लास के जीओसी चैप्टर में सीखी होगी या नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग में भी आप ये बात जानते हैं। अगर मैं मान के चलूं कि कार्बन और हेलोजन के बीच का, इसको आप एक सेकंड के लिए हेलोजन मान सकते हो। अगर मैं कार्बन और हेलोजन के बीच के इस सिग्मा बॉन्ड की बात करता हूं तो यह सिग्मा बॉन्ड पोलर है, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर है। तो अगर मैं यहां पर चार्जेस को रिप्रेजेंट करना शुरू करता हूं तो यह बात आप सभी को पता है कि हेलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे कहीं ना कहीं आपको डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। अब एक बात क्लियरली नोट कर लेते हैं, अगर आप बेसिक डेफिनेशन जानते हैं एक अटैकिंग रिएजेंट की,
या फिर अगर मैं नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं तो उसके अंदर दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है आपका सबस्ट्रेट और एक होता है अटैकिंग रिएजेंट। इस पूरी रिएक्शन की जहां तक चर्चा करें तो पहले वाले मॉलिक्यूल को आप सबस्ट्रेट कह सकते हो और दूसरे वाले मॉलिक्यूल को आप अटैकिंग रिएजेंट कह सकते हो। इसका मतलब पहले वाला जो मॉलिक्यूल है ये आपका सबस्ट्रेट है और दूसरे वाला मॉलिक्यूल आपका अटैकिंग रिएजेंट है। अब अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर कैसा चार्ज दिखाई दे रहा है, बोलो यार। सर अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज से इसने कार्बन पे अटैक किया और सपोज करते हैं कार्बन और हेलोजन के बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ये एक्स लेकर यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो नए बॉन्ड को बनाने के चक्कर में भाई को पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब वाई नेगेटिव ने जैसी कार्बन पे अटैक किया, एक्स यहां से लीव कर गया। अब जैसी एक्स यहां से लीव करेगा, एक बात ध्यान से समझिएगा, जैसी एक्स यहां से लीव करेगा, अब नया प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको जरा ध्यान से समझते हैं। अगर मैं नए प्रोडक्ट की बात करता हूं, जरा ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, नया प्रोडक्ट जो यहां से बन रहा होगा, एक बार मैं थोड़ा सा कलर ले लेता हूं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो जाए। इस तरीके का नया कंपाउंड बन रहा होगा, यानी CH3CH2 होगा, साथ में आपका Y होगा और यहां पर X नेगेटिव जो है वो इस तरह से निकल रहा होगा। अगर मैं इस कंप्लीट रिएक्शन की बात करता हूं तो इस रिएक्शन से ही आपको लिविंग ग्रुप के बारे में समझ में आ रहा होगा। अब जरा डेफिनेशन पर चलते हैं। लिविंग ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि ये एक एटम भी हो सकता है, ये ग्रुप भी हो सकता है। जैसे हेलोजन एक एटम है, बट आगे चलकर जब हम लोग एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आएंगे, अल्कोहल वाले चैप्टर में आएंगे, तो वहां पर आपको ग्रुप भी दिखेंगे एज अ लिविंग ग्रुप। अभी भी चर्चा करूंगा, आगे के चैप्टर में भी बात कर रहे होंगे। यानी टेंडेंसी होती है एक एटम या ग्रुप की, जब वो किसी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को छोड़कर चला जाता है और अपने साथ बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन को भी ले जाता है। यहां पर एक्स आपका लिविंग ग्रुप था, वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को छोड़कर चला गया और साथ ही साथ कार्बन एक्स के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड था वो भी यहां पर टूटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक्स यहां पर किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, बोलो यार। एक्स यहां पर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को छोड़कर अपने साथ शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ले जाना बेहतर समझा। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई कि लिविंग ग्रुप का काम क्या है? सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को छोड़कर जाना और अपने साथ बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना। अब वो एक एटम भी हो सकता है, वो एक ग्रुप भी हो सकता है। काफी बार बच्चे समझते हैं कि सर टॉपिक का नाम लिविंग ग्रुप है तो निश्चित तौर पर वो ग्रुप ही रहा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो ग्रुप भी हो सकता है और वो एटम भी हो सकता है। एटम के एग्जांपल अभी बात करेंगे, ग्रुप के एग्जांपल की भी चर्चा अभी करेंगे। क्या पहले पॉइंट आपको क्लियर हो गया? बोलो यार, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब जरा दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि अनायन और न्यूट्रल एटम और ग्रुप कैन बिहेव एज अ लिविंग ग्रुप। कहने का मतलब क्या है? जैसे अभी मैं इस एक रिएक्शन की बात करता हूं, इसको एक एग्जांपल के तौर पर लेकर चलते हैं। अभी क्लियरली आप एक बात सोचकर बताना, एक्स यहां पर जो एटम प्लेस्ड है, क्या उस पर इनिशियल कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या? सर एक्स पर अभी के लिए तो कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकला तो कौन सी फॉर्म में निकला? सर अनायन की फॉर्म में निकला। इसी तरीके से मान लेते हैं कोई ग्रुप आपके सामने आया जिसके खुद के ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज हो। दो केस लेकर चल रहे हैं। पहला केस क्या था? जब आपका लिविंग ग्रुप न्यूट्रल था, तो जब वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो अनायन के फॉर्म में बाहर आया। इतनी बात समझ में आती है। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर आपका लिविंग ग्रुप पर कोई चार्ज ना हो और वो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता हो। पहले केस में कोई चार्ज नहीं था, दूसरे केस में अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो जब इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अपने साथ निकलेगा तो कौन सी फॉर्म में लेकर आएगा? न्यूट्रल फॉर्मेट में बाहर निकलेगा। अरे यार, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो नेगेटिव आया। अगर मान लो इस एक्स पर पॉजिटिव चार्ज रहा होता पहले से ही, तो जब इलेक्ट्रॉन्स पर शिफ्ट हुए होते तो न्यूट्रल फॉर्मेट में बाहर निकलता। इसलिए यहां सेकंड पॉइंट लिखा गया है कि अनायन और न्यूट्रल एटम कैन बिहेव एज अ लिविंग ग्रुप। यानी एक्स नेगेटिव एक लिविंग ग्रुप हो सकता है, हम लोग इसको लिविंग ग्रुप मान रहे हैं। यानी या तो अनायन के फॉर्मेट में बाहर आ सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। हमारे सिलेबस में न्यूट्रल वाले केसेस भी हैं, हमारे सिलेबस में नेगेटिव चार्ज वाले केसेस तो भरे पड़े हैं। यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब तीसरी चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बच्चे इसको और अच्छे से समझ पाएंगे जिन्होंने जीओसी के अंदर एसिडिटी और बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट समझा होगा। अगर आपने मुझसे 11th क्लास में एसिडिटी या बेसिसिटी पढ़ा है तब आपको कंपेयर करना आसान होगा। बट अगर आप वो बच्चे हैं जिन्होंने 11th क्लास का जीओसी नहीं पढ़ा है या पढ़ा तो था पर भूल गए हैं, उनको एक बार मैं फटाफट से रिकॉल करा देता हूं। सिंपल सी बात का जवाब देना। अगर मैं इस एक्स नेगेटिव को स्टेबल करना चाहता हूं तो एक्स नेगेटिव स्टेबल कब हो सकता है? ध्यान से सोचकर बताओ। मुझे किसी भी तरह से नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल कब होगा? सोचो।
अब कोई बच्चा कहेगा सर नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए रेजोनेंस होना चाहिए। तो बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, आप यहां रेजोनेंस चेक कर रहे हैं, बहुत ही शानदार बात है, पर रेजोनेंस से पहले दो फैक्टर और ऐसे होते हैं, दो फैक्टर और इस तरह के होते हैं जिनके ऊपर स्टेबिलिटी बहुत डिपेंड करती है और मैटर करती है। कहने का मतलब क्या है, एक्स नेगेटिव को कभी भी कंपेयर करना है आपको, तो सबसे पहला फैक्टर जो ध्यान रखेंगे वो साइज का होगा। इसका मतलब जितना बड़ा साइज एक्स का होगा उतने नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी पहला फैक्टर क्या चेक करेंगे, साइज। दूसरा फैक्टर, मान लो साइज कंपेरेबल है, कई बार एक ही पीरियड के एलिमेंट आ जाते हैं, आपको पता है वहां साइज कंपेरेबल होता है, साइज कंपेरेबल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड करते हैं। तो सेकंड फैक्टर जो यूज करेंगे बेटा जी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसका मतलब पहला फैक्टर क्या हुआ जी, बोलो, साइज हुआ, दूसरा फैक्टर आपका हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और तीसरा फैक्टर जो निकल कर आता है जिसकी चर्चा अभी हम लोग जस्ट करके हटे, उसका नाम होता है रेजोनेंस। इसका मतलब साइज ज्यादा होगा तो एक्स नेगेटिव स्टेबल होगा, उस एक्स की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो भी वो स्टेबल होगा, और बाई चांस उस एक्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी भी तरह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो तो भी वो स्टेबल होगा। इसका मतलब कभी भी अगर आपको किसी भी लिविंग ग्रुप की एबिलिटी को कंपेयर करना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज नोट डाउन करना, क्योंकि सवाल वही करेंगे जो आपके पेपर में एज इट इज दिखाई देंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर कभी भी लिविंग ग्रुप की एबिलिटी को कंपेयर करना है, सिंपल सी भाषा में बोलूं तो कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा है, कौन सा लिविंग ग्रुप पुअर है, वो एक ही बात पे डिपेंड करता है, कितना ज्यादा स्टेबल ये आपका नेगेटिव चार्ज है। और इस नेगेटिव चार्ज को कंपेयर करने के लिए, इसकी नेगेटिव टेंडेंसी को कंपेयर करने के लिए आपको यहां पर तीन फैक्टर को इसी पॉइंट वाइज फैशन में लगाकर अरेंज करना है। इसका मतलब पहले नंबर पर साइज चेक करेंगे, साइज कंपेरेबल निकला तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम आएगी तो हम लोग रेजोनेंस को प्रायोरिटाइज करेंगे कि जिसमें रेजोनेंस हो रहा होगा वो नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो सभी बच्चे फटाफट से मेरे साथ साथ एक लाइन यहां पर नोट करेंगे। क्या लिखोगे जी, अगर कभी भी कोई पूछ ले कि जो लिविंग ग्रुप होता है उसकी एबिलिटी कंपेयर करो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ ए नेगेटिव या एक्स नेगेटिव, कुछ भी आप कह सकते हो। यानी जितना ज्यादा स्टेबल एक्स पर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा बेहतर आपका लिविंग ग्रुप होगा। अब कंपेयर करना सिखाता हूं, किस तरह से कंपेयर करेंगे। पहले जरा तीसरे पॉइंट की चर्चा कर लेता हूं। सर आपने तीसरा पॉइंट बोला कि पुअर बेस हमेशा गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, इसका क्या मतलब है सर? बेटा बेस की डेफिनेशन क्या होती है? सर बेस मैंने तो जीओसी में यह पढ़ा है कि बेस वो अच्छा होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर पाए जल्दी से जल्दी। इसका मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एटम और ग्रुप टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर कोई भी एटम अपने ऊपर के नेगेटिव चार्ज को या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर कितनी आसानी से कर पा रहा है, वही तो बेसिक स्ट्रेंथ होती है। बेसिस के बारे में आपने तीन अलग अलग तरह के बेस पढ़े हैं, आर्हेनियस बेस जिसको वाटर में डालती ही OH नेगेटिव निकलता है, दूसरा ब्रॉन्स्टेड बेस जिसकी टेंडेंसी होती है H+ को एक्सेप्ट करने की, एक होता है लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो कौन कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है वही तो बेस होता है। अब आप सोचो अगर ये X के ऊपर का नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो क्या भाई का मन करेगा अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर करने को? अरे सिंपल सी बात है ना यार, अगर मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्यों शेयर करूंगा? इसका मतलब जितना स्टेबल नेगेटिव चार्ज होगा क्या उतना वो पुअर बेस होगा, और जितना पुअर बेस होगा उतना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप कब बढ़िया होगा? जब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। अरे भाई कोई भी लिविंग ग्रुप तभी तो स्टेबल होगा जब निकलने के बाद जो चार्ज आ रहा है वो स्टेबल हो, और अगर नेगेटिव चार्ज पहले से स्टेबल हो गया तो वो पुअर बेस है। इसलिए कहा जाता है कि जो पुअर बेसिस होते हैं वो हमेशा गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो क्या ये लिविंग ग्रुप के बारे में आपको तीन बातें समझ में आई? अब एग्जांपल से और क्लैरिटी आएगी। आइए समझते हैं, बोर्ड पर देखिएगा। सबसे पहले यहां जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो इन सभी के अंदर आपको लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी को कंपेयर करना है, और इस पीडीएफ की टेंशन मत लीजिएगा, मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा। आपको मैंने क्यूआर भी दिखाया था और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके सामने F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव है, आपको चारों को कंपेयर करना है। अब सबसे पहले तो ये सोचा करो दिमाग में अप्रोच क्या होनी चाहिए सवाल को सॉल्व करने से पहले। सबसे पहले ये सोचा करो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव की लोकेशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। आप कहोगे सर ये चारों हेलोजन है, ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब I नेगेटिव का साइज सबसे ज्यादा होगा, F नेगेटिव का साइज सबसे कम होगा, और एक टर्म बार बार रिपीटेटिव तौर पर आप मेरे मुंह से सुनेंगे जिसका नाम होता है चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब बोले तो
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब जिस एटम का वॉल्यूम ज्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम होती है। बोलो यार, इसका मतलब आई नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम, यानी लंबे बड़े साइज के एटम पर नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा आई नेगेटिव उतना बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा। इसका मतलब इन चारों में सबसे बेहतरीन लीविंग ग्रुप कौन होगा? तो बोलेंगे आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एफ नेगेटिव। और कौन से फैक्टर को प्रायोरिटाइज किया? साइज को, क्योंकि ग्रुप में हमेशा साइज को प्रायोरिटाइज करेंगे और पीरियड में हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप कॉपी के ऊपर हेडर पे वहां नोट डाउन कर लो, कॉपी के किसी भी पन्ने पे नोट डाउन कर लो। साइज चेक करना है ग्रुप के एलिमेंट्स का, पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। दो बातों का ध्यान रखिएगा। अब जरा सेकंड वाले केस पर आते हैं। सेकंड तो आसान है सर, O के नीचे सल्फर आता है, बिना दिखे कह सकता हूं CH3S नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, ग्रुप 16 के दोनों एलिमेंट हैं, यानी पहले केस में भी साइज से जीता, दूसरे केस में भी साइज वाला फैक्टर यूज हुआ। अब तीसरे पर आते हैं। देखो तीसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि पहले वाले केस में नेगेटिव चार्ज ऊपर है, दूसरे वाले केस में भी ऊपर है, तीसरे केस में आई पर है और चौथे केस में ऊपर है। अब कोई बच्चा कहेगा कि बेटा चारों में स्टेबल कौन है? तो मैक्सिमम बच्चे दिल पर हाथ रख के, आईआईटी कसम है तुमको, दिल पर हाथ रख के कसम खा के बताना, क्या सभी को लास्ट वाला ज्यादा स्टेबल लगा? हाँ सर, क्योंकि लास्ट वाले में सर नेगेटिव चार्ज ऊपर था, रेजोनेंस कर रहा है सर। पर बेटा अभी ऊपर बताया था, रेजोनेंस तो तीसरे नंबर पे चेक करते हैं, पहले नंबर पर साइज को प्रायोरिटाइज करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल आई नेगेटिव है क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है। तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप भी आपका आई नेगेटिव होगा। अब बाकी तीन बचे, एक OH बचा, एक CH3O नेगेटिव बचा, एक C यानी RCOO नेगेटिव बचा। अब बताओ तीनों केसेस में O पे ही नेगेटिव है तो साइज सेम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। अब तीसरे नंबर पर क्या चेक करूंगा? रेजोनेंस चेक करूंगा। क्या फोर्थ वाले में नेगेटिव चार्ज इस तरीके से रेजोनेंस कर रहा है क्या? बोलो हाँ सर। इसका मतलब पहले नंबर पे आई नेगेटिव, दूसरे नंबर पे RCO नेगेटिव। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें? इन दोनों में साइज का फंडा नहीं लगा पाया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगा सकता, रेजोनेंस तो दोनों में से कोई नहीं कर रहा है, तो चौथे नंबर पर बेटा इंडक्टिव चेक करो। इंडक्टिव का मतलब दूसरे केस में मिथाइल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा, O पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब पहले नंबर पे आई नेगेटिव, दूसरे नंबर पर RCO नेगेटिव, तीसरे नंबर पर OH नेगेटिव और चौथे नंबर पर CH3O नेगेटिव। ये चारों का लीविंग ग्रुप का ऑर्डर आपके सामने निकल कर आ गया। बोलो समझ में आई क्या बात? यानी चारों फैक्टर को पॉइंट वाइज इसी ऑर्डर में लगाना है। रिपीट करो मेरे साथ साथ। पहले नंबर पर, अरे तेज बोलो ना यार, साइज, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरे नंबर पे रेजोनेंस और चौथे नंबर पे इंडक्टिव। क्लियर हो गया? चलिए आगे वाले केस पे बढ़ते हैं। फोर्थ तो आप कर ही लोगे। अच्छा, इसमें नेगेटिव चार्ज ऊपर, इसमें नेगेटिव चार्ज ऊपर, बताओ कौन सा फैक्टर लगाऊं? सर इसमें साइज तो सर चेक करने की नीड नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि सर दोनों का साइज तो सेम है। दूसरे नंबर पे क्या चेक करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों में ही O पे नेगेटिव है। अब कोई बच्चा ऐसा मत कह देना, अरे सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है सर, तो सर दूसरा वाला जीतेगा। अरे बेटा आंसर तो दूसरा ही है, आपका आंसर सही भी आ गया, 4 नंबर भी मिल गए, पर बाई चांस सवाल असर्शन रीजन में आ जाता तो फंस जाती गाड़ी, खेला ओपी हो जाता। इसका मतलब दोनों केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा सेम है। अरे भाई नेगेटिव चार्ज की लोकेशन चेक करो ना, नेगेटिव चार्ज दोनों में ही O पर है, अगर दोनों में ही ऊपर है तो साइज सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, रेजोनेंस तो दोनों कर रहे हैं। अब चौथा पैरामीटर यूज करेंगे इंडक्टिव। पहले केस में मिथाइल था जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है और दूसरे केस में CF3 है जिसका माइनस आई होता है। तो माइनस आई वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O से जाएगी CF3 की तरफ। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब फोर्थ वाले केस की बात करेंगे तो फोर्थ वाले केस में जीतेगा कौन? सेकंड वाला। बोलो क्लियर हो गया? एक और करवा दूं? अच्छा बताओ, अगले एक बार खुद से ट्राई कर लो यार, वीडियो पॉज कर लो, खुद से एक बार आंसर निकालो, फिर मेरे साथ मैच कर लेना, है ना? चलो ट्राई करते हैं, आ जाओ। बताओ इन चारों केसेस में कौन से पैरामीटर को लगाकर आंसर आएगा? सर साइज। अरे बेटा गोली बेटा मस्ती नहीं, साइज तो नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे इंडक्टिव,
अरे दूसरे पे कहां इंडक्टिव होता है सर, दूसरे पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तीसरे नंबर पे रेजोनेंस होता है। तो क्या पहले दोनों में तो रेजोनेंस नहीं है, क्या लास्ट वाले इस और इसमें रेजोनेंस है? किसमें ज्यादा है सर? लास्ट वाले में ज्यादा रेजोनेंस है। और जीओसी पढ़ाते समय या आपने पढ़ा होगा तो मैं आप जानते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट, यानी लास्ट वाले केस में ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बोलो यार, इसका मतलब ये वाला तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल आपका ये होगा, तो इसको पहले नंबर पर रख देता हूं, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, और तीसरे चौथे को तो कंपेयर आपने किया ही था ऑलरेडी, तो ये तीसरे पर आएगा और ये चौथे पर। इसका मतलब ये है जो सबसे बेहतरीन लिविंग ग्रुप है और ये है जो सबसे पुअर लिविंग ग्रुप है। समझ गए? चलिए, सेवंथ और एट्थ आप ट्राई कर लेंगे। अच्छा, एट्थ मैं करा देता हूं, सेवंथ आप ट्राई करना है ना, सेवंथ तो आसानी है। एट्थ की बात करते हैं। क्या एट्थ में तीनों ही केसेस में नेगेटिव चार्ज आपको ओ पे ही दिखाई दे रहा है क्या? जरा ध्यान से चेक करो। हाँ, क्या तीनों ही केसेस में या चारों ही केसेस में बेंजीन रिंग है? यानी चारों केसेस में इतना स्ट्रक्चर तो कॉमन है। तो डिफरेंस किस चीज का है सर? डिफरेंस है बेटा, यहां मिथाइल है, यहां बिरोमो है और यहां नाइट्रिडो है। इसका मतलब नाइट्रो का कैसा इफेक्ट होता है बोलो, जीओसी में आपने पढ़ा होगा। हाँ, -m इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, इसका मतलब ये -m लगा रहा होगा। हेलोजेंस के बारे में आपको पता है कि वो +m दिखाते हैं और -i भी दिखाते हैं, क्योंकि +m इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर लोन पेयर है, और -i इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बट नॉर्मली हम लोग हेलोजेंस के लिए विड्रॉइंग टेंडेंसी को डोनेटिंग टेंडेंसी पर सुपर इंपोज या ओवर पावर करता हुआ देखते हैं, इसलिए इसको -i लगाता हुआ देख पाऊंगा। यानी इन दोनों केसेस में तो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, बोलो इन दोनों में तो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ये आपका रेफरेंस मॉलिक्यूल है, ना तो कोई डोनर है ना तो कोई विड्रॉइंग है, जबकि पहले केस में यहां मिथाइल लगा है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। इसका मतलब पहले नंबर पे ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि NO2 -m लगाएगा तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बेंजीन रिंग से होती होती NO2 तक पहुंचेगी। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, और कम कौन करेगा? ब्रोमीन, क्योंकि -i से करेगा। यानी पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये और चौथे नंबर पर ये। इसका मतलब ये ऑर्डर आएगा आपका लिविंग ग्रुप का। समझ गए जी? कंपेयर कर लोगे लिविंग ग्रुप की एबिलिटी को। बस इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एक्स नेगेटिव, और ये 4 पैरामीटर हैं। चौथा यहां पर और ऐड कर लो इंडक्टिव, चौथा यहां पर जल्दी लिखो, चौथा यहां पर और ऐड कर लो इंडक्टिव को, और ऐड कर लो। इसका मतलब 4 पैरामीटर ऐसे हैं जिस पर आपकी एक्स नेगेटिव की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। चलिए, अब यहां मैं कुछ आपको निमोनिक्स बता रहा हूं। निमोनिक्स का मतलब कई बार जब पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है, खास तौर पर अगर जेईई मेंस का पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा हुआ या एडवांस के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो आप भी इसको फ्यूचर के रिस्पेक्ट में एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, क्या पता नीट के अंदर भी सिमिलर टाइप का ट्रेंड ऑब्जर्व होना शुरू हो जाए। ये मैंने यहां पर 6 तरीके के लिविंग ग्रुप लिखे हैं, जिनके नाम लिखे गए हैं, जिनके स्ट्रक्चर लिखे गए हैं, और ये इनकी एब्रीवेशंस हैं। कई बार एग्जाम के अंदर सीधा स्ट्रक्चर ना देते हुए वो एब्रीवेशन का यूज करता है। जैसे पप्पू कौन है आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं? मतलब पप्पू बोलते आपके दिमाग में कोई एक इमेज आ जाती होगी, है ना? हाँ, समझता हूं मैं, है ना? सिमिलरली अगर कहीं पर लिखा है बेटा ACO नेगेटिव, तो आपको पता होना चाहिए इसको एसीटेट कहते हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह से कहीं लिखा है मान लो OTF, तो उसको ट्रिफलेट कहते हैं, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये यानी आप ट्राईफ्लोरो, आप इसको एसिटिक एसिड भी कह सकते हो, है ना? अच्छा, तीसरे नंबर पर आता है MSO नेगेटिव, मिसाइलेट आयन बोलते हैं। TSO नेगेटिव टोसाइलेट, BSO नेगेटिव ब्रोसाइलेट, और NSO नेगेटिव आपका नोसाइलेट है। इसका मतलब ये 6 तरीके के निमोनिक्स हैं, 6 तरीके के एब्रीवेशंस हैं, जो कि लिविंग ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में बार बार रिएक्शन में यूज हो सकते हैं। अगर मैं जेई की बात करूं तो जेई में OTS बहुत प्रोमिनेंट तौर पर यूज किया जा चुका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर, या अगर आप बिटसेट का एग्जाम दे रहे होंगे आगे चलकर, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जाती है, तो OTS के पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। यानी इस पर तो जितने स्टार हो सके उतने बना लीजिए आप। जिन पर स्टार मैंने बना रखे हैं, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, रिपीटेटिव हैं। हाँ, ये दो मैंने बहुत रेयरली देखे हैं, बट फिर भी आप इसको नोट डाउन तो कर ही सकते हैं। यानी एसीटेट हो गया, ट्रिफलेट हो गया, मिसाइलेट हो गया, ब्रोसाइलेट हो गया, नोसाइलेट हो गया, टोसाइलेट हो गया। तो ये 6 तरीके के लिविंग ग्रुप का ध्यान में आपको रखना है। चलिए, अब यहां पर एक मैं आपको टेबल दे रहा हूं। ये टेबल दरअसल में आपको ये बताएगा कि कभी भी अगर आगे के रिएक्शन मैकेनिज्म में, जब मैं आपको SN1, SN2, E1, E2 ये सब रिएक्शंस पढ़ा रहा हूंगा,
तो आगे चलकर हम लोग कई बार ऐसा बोलेंगे कि ये फलाना लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये पुअर है, बेकार है। तो आपके दिमाग में गुड, मॉडरेट, पुअर की कैटेगराइजेशन होनी चाहिए। यहां पर आप देखोगे कि ये 5 लिविंग ग्रुप ऐसे हैं जिनको गुड लिविंग ग्रुप कहा जाता है, ये 5 ऐसे हैं जिनको मॉडरेट कहा जाता है, और ये 5 ऐसे हैं जिनको पुअर लिविंग ग्रुप कहा जाता है ना। मैंने आपसे कहा था कि हमारे सिलेबस में 2 पॉजिटिव चार्ज वाले लिविंग ग्रुप भी हैं, जिनमें आप देखोगे N2+ और एक आप देख पा रहे हो यहां पर OH2+, जबकि इसका उल्टा OH पुअर लिविंग ग्रुप है। जैसे कई बार क्या होगा, शायद आप मेरी बात से रिलेट भी करोगे, बट अभी मैं सस्पेंस रिवील नहीं करना चाह रहा हूं, बट ठीक है, हो सकता है आपने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, रिलेट कर पाओगे, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा जब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलते हैं, सपोज करो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, यहां पर ROH दिया हुआ है और साथ में आप रिएक्शन करवा रहे हो Y नेगेटिव के। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल यह पूछना चाह रहा हूं, आपको क्या लगता है कि अगर ROH आपका एक सबस्ट्रेट है और Y नेगेटिव आपका एक अटैकिंग रिएजेंट है, तो जो कहानी अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर समझी कि Y नेगेटिव अटैक करता है R पर और OH चला जाता है, यानी देखो यहां पर देखो 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 बोर्ड पर देखो, जैसे Y नेगेटिव अटैक करता है कार्बन पे, X निकल जाता है, तो क्या ये सेम चीज इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हो सकती है? क्या सोच के जवाब देना। नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि खास तौर पर निकलना किसको है? OH को, और लिस्ट के अकॉर्डिंग OH तो बेटा जी पुअर लिविंग ग्रुप है। इसलिए एक सस्पेंस रिवील कर रहा हूं, कभी भी किसी रिएक्शन में अगर आपको OH को हटाना है तो OH को हटाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप OH को OH2+ बना दो जिससे कि वो पुअर से सीधा गुड लिविंग ग्रुप बन जाए, या फिर आप OH को OTS बना दो जिससे कि वो पुअर से मॉडरेट लिविंग ग्रुप तो एटलीस्ट बनी जाए। अब एक प्रोमिनेंट केस जो शायद आपने कभी देखा होगा, नॉर्मली आगे के केसेस में, आगे की रिएक्शन में हम लोग इसको रिपीटेटिव तौर पर करेंगे कि जब भी हमको OH को हटाना होगा हम लोग अक्सर यहां पर H+ लेकर चला करेंगे या वाटर लेकर चला करेंगे। सर इससे क्या होगा? बेटा जैसे आप यहां पर कोई भी रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में या H+ के प्रेजेंस में कराते हो, खासतौर पर यहां पर HCl या H2SO4 लिया जाता है, जिससे क्या होगा, जो आपका OH होगा ना वो एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, यानी हम लोग OH को प्रोटोनेट करेंगे, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन स्टेप, यानी O के ऊपर लोन पेयर होंगे, बोलो लोन पेयर कंटेनिंग एटम अपने आप में बेस होता है, ये लोन पेयर डोनेट किया इसने H+ को, OH एक डोनर, H+ एक्सेप्टर, लुइस एसिड बेस टाइप का कंसेप्ट हो गया। जैसे ही O के लोन पे डोनेट हुआ H+ को, यहां पर आपको मिलेगा OH2+, यानी जो पहले कभी पुअर हुआ करता था वो अपने आप को गुड लिविंग ग्रुप में इस तरह से कन्वर्ट करेगा। अब जब आप इसकी रिएक्शन अब जब आप इसकी रिएक्शन Y नेगेटिव के साथ कराओगे, अरे कैसे बोलूं, अब जब आप इसकी रिएक्शन Y नेगेटिव के साथ कराओगे तो Y नेगेटिव इस पर अटैक करके अब इजिली OH2+ को यहां से निकालकर भगा सकता है। समझ पाए? तो इस टेबल की अहमियत समझिएगा कि कैसे हम लोग गुड, मॉडरेट और पुअर लिविंग ग्रुप को आगे के रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज करेंगे। दिक्कत पता है रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या आती है? हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन को रटने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझते कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कर दिया सर आपने, इसको पुअर क्यों बोला, इसको गुड क्यों बोला। सेम केस में एक और डाउट आपके दिमाग में आएगा, सर गुड लिविंग ग्रुप में आपने कहा था 2 पॉजिटिव चार्ज वाले आते हैं, सर आपने ये पर भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसको आपने गुड क्यों नहीं बोला? बेटा एक बात सोच, अगर मैं इस कंपाउंड की, इस सबस्ट्रेट की रिएक्शन Y नेगेटिव के साथ कराकर, अटैक कराकर इसको बाहर कर रहा हूं, तो बाहर निकलने के बाद तो ये न्यूट्रल हो जाएगा ना, और अगर बाहर निकलने के बाद ये न्यूट्रल हो गया तो निकलने के बाद ये अपने आप को R3N के फॉर्मेट में देखेगा। अब याद कर GOC की बेसिक स्ट्रेंथ, ये टर्शरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन में 3-3 R हैं, यानी इंडक्टिव इफेक्ट भयंकर तौर पे काम कर रहा है, तो क्या एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, पुअर बेस हमेशा अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, इसका उल्टा क्या होगा, गुड बेसिस आर पुअर लिविंग ग्रुप। यानी अगर ये अपने आप में गुड बेस है, अगर ये अपने आप में गुड बेस है तो बेटा जी पुअर लिविंग ग्रुप है, इसलिए इसको पुअर के केस में डाला गया है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यहां तक की बात क्लियर है? चलिए, आई होप आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आते हैं सेकंड कंसेप्ट पर, जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस। तो सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या होता है। देखो डेफिनेशन क्लियरली तौर पर यहां पे लिखी गई है, व्हेन अ स्पीशीज शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद एनी एटम एक्सेप्ट H+, अगर कोई भी स्पीशी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को H+ के अलावा किसी और के साथ शेयर करता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं।
और अगर वही स्पीशी H+ के साथ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करता है तो हम लोग उसको बेस कहते हैं। यानी एक रिएक्शन की हेल्प से समझाता हूं, ध्यान से बोर्ड पर समझते चलिएगा और साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा। ध्यान से देखो जी बोर्ड पर। मान के चलते हैं कि हमारे पास इस तरीके का एक कंपाउंड है। अगर आप में से कोई बच्चा इस कंपाउंड का कॉमन नेम जानता है तो मन मन में इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताइए। इसको एसीटोन कहते हैं। कीटोन है, एसीटोन इसको कहा जाता है। अच्छा जी, अब एक बात का जवाब देना। मान लेता हूं इस एसीटोन की रिएक्शन को मैं दो अलग अलग अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में करा रहा हूं। दोनों केस में मैं वाई नेगेटिव को लेकर चल रहा हूं। पहले केस में मैंने क्या किया, वाई नेगेटिव को रिएक्ट कराया जब सबस्ट्रेट के साथ, तो मुझे इस तरीके का एक रिएक्टेंट के बाद का प्रोडक्ट ऑब्जर्व हुआ। यानी पहले केस में ऐसा कुछ कंपाउंड मिला और दूसरे केस में जब मैंने रिएक्शन कराई तो दूसरे केस में रिएक्शन कराने के बाद मुझे जो कंपाउंड मिला वो इस तरीके का था। तो क्या आप इस रिएक्शन को देखकर मुझे यह बता सकते हैं कि कौन से केस में वाई ने न्यूक्लियोफाइल की तरह पार्टिसिपेट किया और कौन से केस में वाई नेगेटिव ने एक बेस का रोल प्ले किया? आप एक बार जरा सोच के बताओ। पहले केस में वाई नेगेटिव ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कार्बन के साथ शेयर कर दी, क्योंकि आपको पता है ये तो बॉन्ड पोलर है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, O की ज्यादा है। इसका मतलब वाई नेगेटिव ने कार्बन पे अटैक करके कार्बन O के बॉन्ड को तोड़ा। इसका मतलब पहले केस में वाई नेगेटिव किसकी तरह बिहेव कर रहा, बोलो, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और दूसरे केस में वाई नेगेटिव ने क्या किया, इस कार्बन के साथ के H को यहां से निकाला, H के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो अपने आप को बेस की तरह बिहेव करता हुआ पाया। इसका मतलब पहले केस में वाई नेगेटिव किसकी तरह बिहेव कर रहा, बोलो, न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे केस में बेस। यानी कोई एटम किस एटम के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेगा, इस बात पे न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? बोलो, बोर तो नहीं हो रहे हो? अरे सर बोर कैसे होंगे सर। चलिए बेटा, समझ गए यहां तक की बात। चलिए अब मैं कुछ केसेस समझाता हूं, आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा और थोड़ा सा फोकस होकर सुनना, क्योंकि ये टॉपिक लिविंग ग्रुप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। आगे चल के बार बार इसको इस्तेमाल में लाएंगे। देखो, अब इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। पहले केस की बात करते हैं कि अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करना है और सभी एलिमेंट एक ही पीरियड के दिए गए हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं तब आपको बेटर समझ में आएगा। पहला केस दिया हुआ है CH3 नेगेटिव, दूसरा केस दिया है NH2 नेगेटिव, तीसरा केस दिया है OH नेगेटिव और चौथा केस दिया है F नेगेटिव। सपोज करते हैं ये चार आपको कंपाउंड दिए हैं और सवाल में बोला है कि कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दीज 4 न्यूक्लियोफाइल। इन चारों न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है। जैसे कोई एसिड कितना अच्छा है उसको कंपेयर कैसे करते हैं, एसिडिटी से। कोई बेस कितना अच्छा है कंपेयर करते हैं बेसिसिटी से। ऐसे ही कोई कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी से। इसी तरह से कोई कितना बेहतर इलेक्ट्रोफाइल है कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी से। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब मुझे इन चारों की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। अब स्टेप बाय स्टेप समझ लो कैसे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अगर आपको सभी एलिमेंट एक ही पीरियड के दिए गए हैं तो इस केस में जो फैक्टर आप यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा। यानी कभी भी अगर कंपैरिजन सेम ग्रुप में है, जैसे यहां केस नंबर 2 में ग्रुप का केस आएगा तो यहां पर साइज को प्रायोरिटाइज करेंगे, और केस नंबर 1 में पीरियड का कंसेप्ट है तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करेंगे। सर ऐसा क्यों होता है? बेटा आपने 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो वहां पर नॉर्मली टीचर आपको बताते हैं कि पीरियड में साइज भी चेंज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज होती है। ग्रुप में साइज भी चेंज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज होती है। बट ऑर्गेनिक में हम लोग हमेशा काम करते हैं जो ज्यादा प्रोमिनेंटली चेंज होता है। तो साइज चेंज होता है प्रोमिनेंटली ग्रुप के अंदर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है प्रोमिनेंटली पीरियड के अंदर। आई होप आपको ये बात समझ में आई। यानी पीरियड में हमेशा किसको प्रेफरेंस करेंगे, किसको प्रायोरिटाइज करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रेफरेंस देंगे, और ग्रुप में हमेशा साइज को प्रेफरेंस देंगे। यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो पहले केस में आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रेफरेंस देनी है। यानी आप यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज या स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को पहले चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे, देखो मुझे एक बात का जवाब दो, जरा बोर्ड पर देखो। अगर मैं कार्बन से नाइट्रोजन से O से F पर जा रहा हूं अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट,
तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कि कम होती है, क्या बोलोगे? बढ़ती है कि कम होती है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ती है सर, बराबर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो क्या स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा होगा? सोच के बताओ, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है यार। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो उसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज भी स्टेबल होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अब एक बात का जवाब बताओ, अगर किसी एटम की स्टेबिलिटी ज्यादा है, सोच के जवाब देना, अभी मैंने आंसर जस्ट दिया भी था, तो नेगेटिव चार्ज जिसका जितना स्टेबल होता है वो उतना अच्छा बेस होता है या पुअर बेस होता है? तो नेगेटिव जिसका ज्यादा स्टेबल होगा मतलब भाई का मन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन देने का। अगर भाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा तो काय का बेस हुआ? अगर समाज मुझे बेस के नाम से जानता है तो समाज मुझे अपने इलेक्ट्रॉन को देता हुआ देखना चाहेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन किसको अच्छे से डोनेट कर पा रहा हूं, तभी तो मैं बेस हुआ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पा रहा तो मैं काय का बेस हुआ? इसका मतलब अगर मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों डोनेट करूंगा? इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज जितनी ज्यादा होगी, क्या उस वाले केस में बेसिसिटी उतनी ही कम होगी? बोलो, अरे बोलो ना यार। हाँ सर। और अगर आप कंपेयर कर रहे हैं एक ही पीरियड के अंदर, बार बार मैं पीरियड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो सेकंड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी कंपैरिजन सेम पीरियड के एलिमेंट का होगा, ध्यान रखिएगा जो जितना अच्छा बेस होता है वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका एफ नेगेटिव स्टेबल है तो वो पुअर बेस है, और अगर वो पुअर बेस है तो वो पुअर न्यूक्लियोफाइल भी होगा। इसका मतलब इन चारों में सबसे बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? तो बोलेंगे CH3 नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव और लास्ट में F नेगेटिव। तो ये दो बातों का ध्यान रखेंगे अगर कंपैरिजन आपका एक ही पीरियड के एलिमेंट में है तो। समझ गए बात को? अब आ जाते हैं बेटा केस 2 पर। केस 2 में थोड़ा सा कैच है, मेंटोस वाली जिंदगी है ये केस 2, समझिएगा ध्यान से। मुझे पता है आप जेई एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट है, आपका इंटेलेक्ट बहुत हाई है, तो आप बिल्कुल आसानी से केस 2 समझ जाएंगे। और आज के इस कंसेप्ट को देखने के बाद किसी भी किताब का सवाल लगा लोगे गलत नहीं होगा। मैं तमाम किताबों के सवाल आज ही लगा दूंगा, PYQ भी करा दूंगा, सब अच्छी किताबों के सवाल भी करा दूंगा, बस आप समझते चलो, नोट डाउन करते चलो। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 आता है कि अगर आपके पास सेम पीरियड के बजाय अब सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो मैं एक केस यहां पर लेकर चल रहा हूं, समझिएगा। मान लेते हैं सेम ग्रुप का सबसे बेहतरीन केस तो हेलोजन फैमिली होती है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर कभी भी कंपैरिजन एक ही ग्रुप के अंदर है तो आपको वहां पर सॉल्वेंट क्या यूज किया है रिएक्शन में चेक करना पड़ता है। सर मैं समझा नहीं, सॉल्वेंट की बात आपने ऊपर तो की नहीं, अब क्यों कर रहे हो? बेटा केमिकल बॉन्डिंग नाम के एक चैप्टर में एक कंसेप्ट आता है जिसको सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा, रिवाइज नहीं किया होगा, बट हल्का फुल्का आइडिया तो होगा। वहां बताया जाता है कि सॉल्वेशन एनर्जी चार्ज पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट साइज पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज्यादा साइज होगा उतना सॉल्वेशन कम होगा। जैसे मान लो F नेगेटिव है, उसको डाला पानी में, I नेगेटिव को डाला पानी में, सॉल्वेंट क्या लेकर चल रहा हूं? पोलर प्रोटिक। सर पोलर प्रोटिक का मतलब, अरे बेटा वाटर जो है, वाटर कैसा कंपाउंड है? सर वाटर तो पोलर कंपाउंड है, और क्या वाटर में O किससे लगा है? H के साथ। इसका मतलब क्या वाटर के मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट है? हाँ, तो पोलर हुआ। क्या वाटर के केस में हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है? हाँ, तो वो प्रोटिक हुआ। इसलिए वाटर हुआ, एल्कोहल हुआ, अमोनिया हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, इन चारों केसेस में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पोलैरिटी है, और हाइड्रोजन आपका O से अटैच्ड है। मतलब वाटर हुआ, एल्कोहल हुआ, अमोनिया हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, इन तमाम तरीके के सॉल्वेंट को हम लोग PPS कहते हैं। PPS बोले तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब मान के चलते हैं आपने F नेगेटिव को पानी में डाला, I नेगेटिव को पानी में डाला, तो सोच के बता किसका साइज छोटा है? सर F नेगेटिव का साइज छोटा है, और अगर F नेगेटिव का साइज छोटा हुआ तो क्या उसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा? यानी ज्यादा से ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल F नेगेटिव की तरफ खींचे हुए चले आएंगे, क्योंकि F नेगेटिव का साइज छोटा था तो उसके सॉल्वेशन की डेंसिटी ज्यादा थी। यानी आप ऐसा भी मान सकते हो, इसको और तरीके से समझ सकते हो, अगर किसी का साइज बड़ा होगा तो नेगेटिव चार्ज एक जगह पर इकट्ठा होगा कि फैल चुका होगा? सर फैल चुका होगा। इसका मतलब अट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव चार्ज उसके पास कम है।
जबकि अगर किसी का साइज कम है तो नेगेटिव चार्ज एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो रखा होगा, तो अट्रैक्ट करने में उसको आसानी होगी। इसका मतलब जिसका साइज बड़ा उसका सॉल्वेशन कम, और जिसका सॉल्वेशन ज्यादा उसका साइज कम। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं कंपेयर करूं एफ नेगेटिव को आई नेगेटिव के साथ, तो मुझे जरा सोच कर बताओ इन दोनों में किसका साइज बड़ा है। आप कहोगे सर आई नेगेटिव का साइज बड़ा है। इसका मतलब आई नेगेटिव का साइज बड़ा होगा क्योंकि इसका सॉल्वेशन भी ज्यादा होगा, या कम होगा तो कम होगा। अभी के लिए साइज बड़ा है आई नेगेटिव का। अच्छा, यानी मैं इनकी बात कर रहा था गैसीय स्टेट में, है ना, नॉर्मल स्टेट में बात कर रहे हैं। अब आपने दोनों को पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद पानी का मॉलिक्यूल एफ नेगेटिव को भी चारों तरफ से सराउंड करेगा, तो मैंने लिख दिया एफ नेगेटिव एक्वस, यानी पानी के मॉलिक्यूल एफ के चारों तरफ आ गए हैं। और दूसरे केस में आई नेगेटिव है, इसके चारों तरफ भी पानी के मॉलिक्यूल। अब सोच के बता, अगर यहां पर एफ नेगेटिव का साइज छोटा था तो क्या सॉल्वेशन ज्यादा होगा? यानी अब सॉल्वेटेड रेडियस किसका बड़ा हो गया होगा? अब सर सॉल्वेटेड रेडियस बड़ा हो गया होगा एफ नेगेटिव का। इसका मतलब एफ नेगेटिव का अगर सॉल्वेटेड रेडियस बड़ा है, अरे ध्यान से सुनो, अगर एफ नेगेटिव का सॉल्वेटेड रेडियस बड़ा है तो खुद सोच के बता उसकी मोबिलिटी कैसी होगी। मतलब अगर किसी की बॉडी लीन है, एक कोई हट्टा कट्टा आदमी है बिग शो टाइप का, और एक बिल्कुल फुर्तीला आदमी हम मान लेते हैं रे मस्टीरियो टाइप का, इसका मतलब अगर किसी की आयनिक रेडियस या किसी का हाइड्रेटेड रेडियस, ज्यादा अच्छा टर्म है यूज करने के लिए, हाइड्रेटेड रेडियस अगर किसी आयन का ज्यादा है, इसका मतलब उसकी मोबिलिटी कम होगी, चलने फिरने में ज्यादा सक्षम नहीं होगा वो। इसका मतलब अगर यहां एफ नेगेटिव का साइज छोटा था, उसका सॉल्वेशन ज्यादा हुआ, तो उसके सॉल्वेटेड रेडियस भी बड़ा हो गया होगा। और अगर सॉल्वेटेड रेडियस बड़ा होगा, इसका मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम होगी। सर ऐसा क्यों? अरे बेटा, अगर एफ नेगेटिव को अटैक करने जाना है किसी कार्बन के ऊपर, जैसे यहां मान लेते हैं इस वाई नेगेटिव की जगह पर एफ नेगेटिव है, तो एफ नेगेटिव को अटैक करने जाना था कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर अटैक करने तभी तो जाएगा जब वो अपने इस पूरे ट्रैप से बच पाएगा। ट्रैप बोले तो, ट्रैप बोले तो, अरे देख 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 ध्यान से देख, ये एफ नेगेटिव था, ये पानी की पहली लेयर आ गई, ये पानी की दूसरी लेयर आ गई, ये पानी की तीसरी लेयर आ गई, तो रेडियस तो बड़ा होता जा रहा है ना एफ नेगेटिव का, हाइड्रेटेड रेडियस। जबकि आई नेगेटिव जो था उसका साइज बड़ा था, तो उसको कम वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंड किया। और आपको पता है एफ नेगेटिव पानी से घिरा हुआ है, इसका मतलब इनके खुद के अंदर भी तो कुछ अट्रैक्शन रहा होगा पानी के मॉलिक्यूल के साथ, तो भाई को पहले इस चैम्बर से, स्ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके अटैक मारेगा। जबकि आई नेगेटिव को तो जल्दी अटैक करने का चांस मिल गया क्योंकि उसका सॉल्वेटेड रेडियस छोटा था। तो क्या मेरी बात समझ गए? अब कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे तो आई नेगेटिव का साइज बड़ा था, आपने उसको क्यों नहीं चेक किया? बेटा रिएक्शन कहां हो रही है? सॉल्वेंट के अंदर। यानी अब आई नेगेटिव नहीं बचा, अब वो आई नेगेटिव एक्वस हो चुका है। इसका मतलब अटैक करने के टाइम पर आपको हाइड्रेटेड रेडियस को चेक करना पड़ेगा। तो खुद सोच, अगर सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक होता है, उस केस में ध्यान रखिएगा, उस केस में, अरे कैसे बोलूं, उस केस में आपका जो बेस होगा वो न्यूक्लियोफाइल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब इन चारों में सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन है? जो वीक बेस है। और वीक बेस कैसे चेक कर रहे थे? स्टेबिलिटी से। अरे यही तो फंडा था, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उतनी बेसिसिटी कम। तो बता आई नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा है, आई नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब वीक बेस है, वीक बेस है इसका मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। यानी इन चारों में सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव और एफ नेगेटिव होगा। समझ पा रहे बात को? अरे बोलना यार, बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल, समझ पा रहा है? चलिए एक मैं पन्ना ऐड कर लेता हूं, प्लेन पेज। चलिए अब थोड़ा सा यहां समझा देता हूं। देख दूसरे केस की बात करते हैं। पहला केस तो हमने सीखा था कि अगर सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक है तो। अब दूसरे केस की बात करते हैं, अगर सॉल्वेंट आपका पाप वाला आ जाए। पाप बोले तो पोलर ए प्रोटिक। एग्जाम्पल के तौर पर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे डीएमएफ डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डीएमएसओ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, या फिर आप एसीटोन को भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मान सकते हैं। अब एक बात का जरा जवाब देना, सोचो जरा ध्यान से सोचो। मान ले बेटा ये एफ नेगेटिव है और ये आपका कौन है? ये एसीटोन के मॉलिक्यूल हैं, एसीटोन के, है ना। इसको मैं किस तरह से दिखा सकता हूं? इसको मैं कुछ ऐसा दिखा सकता हूं, देखो कार्बन CH3 और ये डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन के मॉलिक्यूल हैं, एसीटोन के मॉलिक्यूल हैं ये सारे।
यानी जभी भी एक बात का ध्यान रखिएगा प्लीज, अगर आपके पास कोई कटायन या अनायन है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो कटायन और अनायन दोनों को सॉल्वेट कर सकते हैं। मान लेते हैं एक सेकंड के लिए मेरे पास यहां F नेगेटिव ना होकर मेरे पास यहां सोडियम प्लस होता, सोडियम प्लस, तो क्या सोडियम प्लस एक कटायन है? बोलो हां सर। और एसीटोन के मॉलिक्यूल के ऊपर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव डेल्टा प्लस होता ही है, तो ये इस तरह से इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर अगर यहां पर F नेगेटिव या कोई अनायन है तो ध्यान रखिएगा, अनायन कभी भी सॉल्वेट नहीं हो पाता है एप्रोटिक सॉल्वेंट से, क्योंकि अनायन को सॉल्वेट करने के लिए सॉल्वेंट का डेल्टा पॉजिटिव वाला जो आप कह सकते हो एंड है या जो डेल्टा पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो अनायन को फेस करना चाहिए। पर इस कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो हिंडर्ड हैं क्योंकि दो दो मिथाइल साइड में लगे हुए हैं, तो उसको छुपा कर रखते हैं। यानी अनायन को कभी भी ये दिखता ही नहीं है कि एप्रोटिक सॉल्वेंट के पास डेल्टा पॉजिटिव वाला टर्मिनल भी है। जबकि प्रोटिक के केस में ऐसा नहीं होता था। प्रोटिक के केस में तो पानी का मॉलिक्यूल है तो छोटा सा ही है, ये तो पानी का मॉलिक्यूल है, इसमें O पे डेल्टा नेगेटिव, H पे डेल्टा प्लस, तो H का डेल्टा प्लस इस F नेगेटिव को दिख जाता था क्योंकि ये छोटे साइज के मॉलिक्यूल होते हैं। जबकि ए प्रोटिक के केस में ये बहुत बड़े मैक्रोमोलिक्यूल टाइप हो जाते हैं। अगर ये मैक्रोमोलिक्यूल टाइप हो जाएंगे इसका मतलब अनायन कभी भी एप्रोटिक सॉल्वेंट से सॉल्वेट नहीं होता। इसका मतलब इस केस में आपको ध्यान क्या रखना है कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का रिलेशनशिप हमेशा डायरेक्ट होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं दो केसेस को समराइज करूं तो अगर आपके पास पीरियड के एलिमेंट आते हैं तो जो अच्छा बेस वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अगर ग्रुप का केस आता है तब आपको सॉल्वेंट चेक करना पड़ेगा। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, एक बार मैं उसको समराइज कर दूं, वापस से समराइज कर दूं। देखो देखो इधर देखो इधर देखो, अभी हमने दो केसेस की बात की। अगर आपको पीरियड के एलिमेंट दिए हैं और अगर आपको ग्रुप का एलिमेंट दिया है, फिर उस केस की भी बात करेंगे जब मिक्स करके देगा। पीरियड वाले केस में सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने का मतलब बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ग्रुप के केस में आपको सबसे पहले सॉल्वेंट को चेक करना है। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, पानी, अमोनिया, एसिटिक एसिड, HF कुछ भी है, तो उस केस में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर सॉल्वेंट आपका पोलर एप्रोटिक है, उस केस में बेस और न्यूक्लियोफाइल सेम होंगे। मतलब जिसकी बेसिसिटी ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल होगा कि सर पीरियड में हम लोग चेक क्यों नहीं करते हैं सॉल्वेंट को? वो इसलिए क्योंकि पीरियड में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने का मतलब वहां साइज कंपेरेबल होता है। अरे भाई, जहां एटम का साइज चेंज होगा वहीं तो सॉल्वेशन देखूंगा, क्योंकि सॉल्वेशन डिपेंडेंट ही साइज पर होता है। आप देखो सॉल्वेशन दो ही चीजों पे डिपेंडेंट होता है, चार्ज तो सभी पर -1 का है, मतलब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 का है, पर साइज यहां पर चेंज हो रहा है। इसलिए कभी भी पीरियड के अंदर हम लोग सॉल्वेंट की बात नहीं करते, हमेशा ग्रुप के अंदर सॉल्वेंट की बातें की जाती है। अब आ जाता हूं तीसरे केस पर, ध्यान से देखो। तीसरा चौथा केस तो बहुत सिमिलर है, सिंपल है, फिर अपन सवालों से स्टार्ट करेंगे। देखो, मान लेते हैं एक आपके पास OH नेगेटिव है और एक आपके पास वाटर है। एक आपके पास NH2 नेगेटिव है और एक अमोनिया है। एक सपोज RO नेगेटिव है और एक ROH है। आपसे पूछा बताओ कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑब्वियस ही बात है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो नेगेटिवली चार्ज जितने भी होंगे वो अपने ही न्यूट्रल काउंटर पार्ट से, अपने ही, यहां लिखा काउंटर पार्ट का मतलब उसी का काउंटर पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं आप OH नेगेटिव को कंपेयर कर रहे हो ROH के साथ, वो बात नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज है, उसी का ही न्यूट्रल काउंटर पार्ट है। अगर NH2 नेगेटिव है तो अमोनिया से कंपैरिजन, RS नेगेटिव है तो RSH से कंपैरिजन, RO नेगेटिव है तो ROH से कंपैरिजन। इस तरह से कंपैरिजन किया जाता है। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? और चौथा तो और सिंपल केस है, फिर सवालों पर आते हैं अपन, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा डिपेंडेंट होती है स्टेरिक हिंड्रेंस पर, बट बेसिसिटी इंडिपेंडेंट होती है। कहने का मतलब क्या, मान लेते हैं आपके सामने ये 3 केसेस आए, है ना। पहला केस CH3O नेगेटिव, दूसरा CH3CHO नेगेटिव और तीसरा केस CH3CCCH3 और यहां पर O नेगेटिव है। अब ये तो कोई भी बच्चा देखकर बता सकता है कि जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट बढ़ता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे हिंड्रेंस बढ़ रही है कम हो रही है, तो आप बोलोगे सर हिंड्रेंस तो कम हो रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही है।
भाई इस O नेगेटिव के आसपास बहुत बल्कि ग्रुप लगा दिया आपने, और उससे जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो घट जाती है। इसका मतलब इन तीनों में सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? पहले वाला। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आएगा। और इसको तो शायद कुछ बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा। इसको TbUO के माइनस O नेगेटिव K प्लस भी कहते हैं। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना। चर्चा करेंगे, समझ गए? चलो अब सवाल पर आ जाओ। देखो अब सवाल में कैसे सोचना है, सिंपल सिंपल सवाल है, फिर PYQs करेंगे। देखो आपको इन सभी पार्ट में बताना है कि कौन एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है और कौन एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है। पहला केस है Br नेगेटिव Cl नेगेटिव वाटर के अंदर। अब दिमाग लगा के सोचो, Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव दोनों एक ही पीरियड के हैं या एक ही ग्रुप के हैं? देखो मेरे साथ साथ बोलोगे तब बेटर तरीके से रिवाइज कर पाओगे। बोलो जल्दी बोलो। Br नेगेटिव Cl नेगेटिव एक ग्रुप के हैं कि पीरियड के हैं? सर ग्रुप के हैं। सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है या एप्रोटिक है? सर पोलर प्रोटिक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जिसका साइज छोटा होता था उसका सॉल्वेशन ज्यादा होता था, बराबर। Cl नेगेटिव का साइज छोटा है, इसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, सॉल्वेशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये आप ऐसा कह सकते हो, अगर मैं Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव को कंपेयर कर रहा हूं तो दोनों में साइज बड़ा Br नेगेटिव का, Br नेगेटिव का साइज बड़ा, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तो वो पुअर बेस, और जो पुअर बेस वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ये अभी बताया था ऊपर मैंने आपको, ग्रुप का केस था ये। उसके बाद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का केस था बेसिसिटी और न्यूक्लियोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब बेसिसिटी और जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को लेकर चल रहे हो। इसका मतलब पहले केस में कौन जीता? Br नेगेटिव। समझ गए? बी की बात करते हैं। अब इस बार सॉल्वेंट बेटा DMSO है, डाई मिथाइल सल्फोऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर बताऊं आपको? इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डाई मिथाइल सल्फोऑक्साइड, ये है DMSO। एसीटोन के जैसा दिख रहा होगा आपको तो थोड़ा, है ना। अब देखो इस केस की बात कर लेते हैं। ये कैसा सॉल्वेंट होता है? पोलर ए प्रोटिक होता है। अब इधर आ जाओ सर, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा बेसिसिटी कैसे निकालते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज से। देखो वो सब बता रखा है आपको, ये रहा सब बता रखा है। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज जितनी ज्यादा उतनी बेसिसिटी कम। अब जरा मुझे चेक करके बता, Br नेगेटिव Cl नेगेटिव ज्यादा स्टेबल कौन? सर Br नेगेटिव। तो सबसे वीक बेस कौन? Br नेगेटिव। और क्या एप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में जो वीक बेस वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता था? अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो प्रोटिक होता, तो उल्टा होता। अगर एप्रोटिक है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोटिक सॉल्वेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो प्रोटिक सॉल्वेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इस केस में Cl नेगेटिव जीता। अच्छा CB में कैसे करेंगे? ये तो सिंपल केस है, ये नॉर्मल मिथेनॉल है, ये CH3O नेगेटिव है। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज, ये इसी का ही न्यूट्रल काउंटर पार्ट, तो कौन जीतेगा? CH3O नेगेटिव। यहां भी कौन जीतेगा? CH3O नेगेटिव। अब कोई बच्चा कहेगा सर पहले केस में पानी था, दूसरे केस में DMSO, कुछ तो फर्क पड़ेगा। अरे बेटा सॉल्वेंट का फर्क कब पड़ता है? जब साइज चेंज होता है। पहले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O पर, दूसरे केस में लोन पेयर O पर, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन देने तो O को ही है। तो क्या साइज सेम हुआ कि अलग हुआ? सेम हुआ। साइज सेम है तो सॉल्वेशन का फैक्टर आएगा ही नहीं, तो सॉल्वेंट की चर्चा करेंगे ही नहीं। सॉल्वेंट कोई भी हो, हमेशा आपका पीरियड वाले केस में जो बेटर बेस होगा वही बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। इसका मतलब दोनों केस में CH3O नेगेटिव जीतेगा। ई पर आ जाते हैं, बाकी आप ट्राई करना। अब देखो OH नेगेटिव NH2 नेगेटिव, दोनों केस में नेगेटिव चार्ज ऐसे एटम पर है जिनका साइज सेम है, क्योंकि एक ही पीरियड के एलिमेंट है, तो पीरियड में कभी भी सॉल्वेंट को चेक नहीं करते। नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल? O पर। तो जिस पे नेगेटिव स्टेबल, क्या वो अच्छा बेस या पुअर बेस? पुअर बेस, यानी OH नेगेटिव पुअर बेस तो पुअर न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब इसमें भी NH2 नेगेटिव जीता, इसमें भी NH2 नेगेटिव जीता। समझ गए? अगर कोई अभी भी कंफ्यूज हो रहा है तो इस बात को ध्यान में रखे कि स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। यानी जितना आप इसको डायरेक्टली ना बोलकर, या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, दोबारा से लिख देता हूं ताकि आप बराबर से लिख पाए, यानी स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज की जितनी ज्यादा होगी बेसिसिटी उतनी ही कम होगी। इसका मतलब कभी भी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ निकालनी हो तो पहले बेसिसिटी निकालना, उसके बाद कंपैरिजन करना। अरे बोल तो नहीं हो, बोलो बेटा।
चलिए आ जाओ, ये आप ट्राई करना, होमवर्क सॉल्व करना, थोड़े से और अच्छे टाइप के सवाल करा देता हूं, देखो है ना। यहां पर आ जाते हैं, ये भी ट्राई कर लोगे, चलो ये वाला करा देता हूं, देखो देख पा रहे हो। पहले केस की बात करते हैं, ये दो आपके होमवर्क है, ठीक है ना। सी और डी आप ट्राई करना। अब इधर आ जाओ जरा, ए केस की बात कर लेते हैं। ए केस की बात करें तो ये तीन कंपाउंड आपको दिए गए हैं, इन तीनों में आपको बेस्ट न्यूक्लियोफाइल टू पुअरेस्ट न्यूक्लियोफाइल जज करना है। सॉल्वेंट मिथनॉल दिया है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि सर सॉल्वेंट के बारे में दिया नहीं है और मुझे रिक्वायरमेंट है, तो बाय डिफॉल्ट पोलर प्रोटिक मान लिया करो, पानी मान लेंगे बाय डिफॉल्ट है, और पानी का तो सॉल्वेंट है प्रोटिक, तो आप पानी मान के सॉल्व कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस केस में दिया हुआ है मिथनॉल, मिथनॉल एल्कोहल है, एल्कोहल भी प्रोटिक ही होता है। अब देखो, पहले केस में नेगेटिव चार्ज ओ पर है, दूसरे केस में सल्फर पर है, और तीसरे केस में ओ पर है। अब एक बात सोच के बता, एक सल्फर का केस है, एक ओ का केस है, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हो गए, बराबर। सॉल्वेंट प्रोटिक है, सॉल्वेशन का फंडा आ जाएगा क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट आ गए, ग्रुप के एलिमेंट आ गए, प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो जो अच्छा बेस वो पुअर न्यूक्लियोफाइल बोलना पड़ेगा। सल्फर ओ में किस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, सर सल्फर पे, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, जिसका साइज बड़ा उस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल, जिस पे नेगेटिव स्टेबल वो उतना पुअर बेस, और जो जितना पुअर बेस उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब पहले नंबर पर तो आपका ये आ गया, समझ गए। अब इन दोनों में किस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो इसका नेगेटिव तो रेजोनेंस कर रहा है, इसका नहीं कर रहा है, तो ये नेगेटिव स्टेबल हो गया पहले वाला रेजोनेंस की वजह से। नेगेटिव स्टेबल तो पुअर बेस, पुअर बेस तो पुअर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अभी एक ही पीरियड के हो गए, और एक ही पीरियड क्या, दोनों केस में नेगेटिव तो ऊपर ही आ रहा है। इसका मतलब पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, और तीसरे नंबर पर ये। क्या आपको बात समझ में आई, बोलो समझ गए बात। चलिए एक बार बी वाला भी करा देता हूं, मन करता है सब करा दो पर ठीक है, बाकी तो आप ट्राई करना। देखो बी वाले में इन दोनों केसेस में चार्ज क्या ऊपर ही आ रहा है, तो सॉल्वेंट को चेक करूं कि छोड़ दूं, जान दो सर, क्योंकि सॉल्वेंट की चर्चा एक ही पीरियड के एलिमेंट के केस में नहीं करते, सेम एलिमेंट के केस में नहीं करते, ओनली ग्रुप तक वैलिड है सॉल्वेंट का केस। इसका मतलब दोनों केसेस में सॉल्वेंट की चर्चा इररिस्पेक्टिव हो जाती है, चाहे पानी हो कुछ भी हो, आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, दोनों केसेस में नेगेटिव ऊपर है, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, सर ये वाला है, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है, फिनॉक्साइड आयन, तो इस पे नेगेटिव स्टेबल। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, एंड बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक ही पीरियड में। इसका मतलब ये स्टेबल, पुअर बेस, पुअर बेस तो प्योर न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब ये पहले नंबर पे आएगा और ये दूसरे नंबर पे आएगा, समझ गए। चलिए कुछ पीवाईक्यूज करा देता हूं, बाकी और सवाल ट्राई करते हैं। देखो ये आपका जेईई मेन 2026 का जनवरी अटेम्प्ट का पीवाईक्यू है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, आइए चेक कर लेते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। आपसे बोला है क्या, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल को NU नेगेटिव करके दिया है और ये 4 तरीके के न्यूक्लियोफाइल है, बताइए रिएक्शन का रेट क्या होगा। खैर ये है तो SN2 का, बट फिर भी उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइए समझ लेते हैं। पहले पहले मुझे ये बताओ, क्या इन चारों में किसी भी केस में आपको कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है क्या जिसमें नेगेटिव चार्ज किसी और एटम पर हो। पहले केस में नेगेटिव किस पर है, सर O पर है, दूसरे में O पर है, तीसरे में O पर है, चौथे में O पर है। इसका मतलब सॉल्वेंट इररिस्पेक्टिव हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब नेगेटिव चार्ज किस पे सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सर इसका नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है। थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करके लिख देता हूं, देखो पहले केस में CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, दूसरे केस में ये पीएच है, पीएच का मतलब फिनाइल रिंग हो गई, इस पर O नेगेटिव है, तीसरे केस में नॉर्मल OH नेगेटिव है, और चौथे केस तो सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव है, यानी HClO4 का कॉन्जुगेट बेस है ये, ठीक है। अब जरा सोच के बताओ, इसमें नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, O से O तक जा रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, O से C तक जा रहा है, तीसरे केस में तो रेजोनेंस है ही नहीं, चौथे केस में नेगेटिव चार्ज तो बेटा जी 3 O पर जा रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कहां है नेगेटिव चार्ज, सर लास्ट वाले में, तो इस पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, इस पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, बोलो। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब क्या ये पुअर बेस है, पुअर बेस है तो पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा, सबसे पीछे आना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन भी तो कट गया क्योंकि इसमें सबसे पीछे पीएच है। अच्छा, अब इन तीनों में कहां नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर ही नहीं रहा है, सर तीसरे में नहीं कर रहा है, इसका मतलब है लीस्ट स्टेबल नेगेटिव चार्ज,
तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस लीड्स टू स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन केस ऑफ सेम पीरियड एलिमेंट। इसका मतलब OH नेगेटिव सबसे आगे होना चाहिए, और OH नेगेटिव सबसे आगे एक ही ऑप्शन में है, डी करेक्ट आंसर आ गया। सर इन दोनों में कैसे किया सर? बेटा नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल था? पहले केस में, क्योंकि पहले केस में नेगेटिव O से O तक जा रहा है, दूसरे केस में O से कार्बन पे आ रहा है। इसका मतलब पहले केस में फंडा लगेगा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, तो ये नेगेटिव ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब पुअर बेस तो पुअर न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब पहले नंबर पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये। आप देख पा रहे यही आंसर है। फोकट के 4 नंबर क्लियर हुआ। आ जाओ एक और कर लेते हैं। देखो एक और सवाल कर लेते हैं। ये आपका 22 जैन 2026 शिफ्ट 1 का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, मतलब सवाल है, क्वेश्चन पेपर तो है ही। क्या हो जाता है देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ CH3Br इन मिथेनॉल। भाई ने लिख दिया है मिथेनॉल सॉल्वेंट है विद द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन कौन है एक बार मैं यहां पर लिख लेता हूं वापस से। F नेगेटिव है, I नेगेटिव है, C2H5O नेगेटिव है, और एक C6H5O नेगेटिव है। अब सबसे पहले सभी बच्चे मुझे यह सोचकर बताएंगे वीडियो को पॉज करके कि इस सवाल को सॉल्व करने में क्या मुझे सॉल्वेंट चाहिए था क्या? सोचो, हाँ चाहिए था, क्योंकि पहले केस में नेगेटिव फ्लोरीन पर, दूसरे में आयोडीन पर। इसका मतलब साइज डिफरेंट कर दिया भाई ने। अगर साइज डिफरेंट कर दिया इसका मतलब सॉल्वेंट की नीड होगी। सॉल्वेंट प्रोटिक है, इसका मतलब प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में याद कर, जिसका साइज बड़ा होता था उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी वो पुअर बेस होता था, और पुअर बेस वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता था। अगर मैं ग्रुप में कंपेयर कर रहा हूं प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। क्या बात समझ में आई? इसका मतलब सबसे पहले नंबर पर तो आंख बंद करके आप I नेगेटिव को रख सकते हो। अब बचे हुए F नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव, ये अब ये तो तीनों एक ही पीरियड के हो गए। सॉल्वेंट की चर्चा खत्म। अब बताओ F नेगेटिव O नेगेटिव कहां नेगेटिव स्टेबल होता है? F पर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। F पर नेगेटिव स्टेबल है, इसका मतलब स्टेबल चार्ज है वीक बेस तो वीक न्यूक्लियोफाइल। कब? जब पीरियड के एलिमेंट होते हैं, यानी O वाले आगे आएंगे वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे। अब जरा सोच के बता, यानी I नेगेटिव सबसे आगे होना चाहिए, F नेगेटिव सबसे पीछे। आंसर तो आ चुका है C, बट फिर भी चेक कर लेते हैं इन दो में कैसे कंपेयर करेंगे, तीसरे में और चौथे में। तीसरे में चौथे में कैसे कंपेयर करें? सर चौथे में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, तीसरे में नहीं कर रहा है, तो यहां नेगेटिव स्टेबल हुआ तो वीक बेस तो वीक न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब I नेगेटिव के बाद C2H5 के बाद C6H5, उसके बाद F नेगेटिव। तो C ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए बात को? कंपेयर कैसे करना है? ये देखो एक और सवाल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, डी पे टिक कर सकता हूं। ये नेगेटिव चार्ज वाला, ये इसका न्यूट्रल काउंटर पार्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब इनमें से एक आध सवाल और डिस्कस करते हैं, फिर आज के सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। बताइएगा कौन सा कर दूं? थोड़ा सा भारी वाला कर देता हूं। चलो मैं फोर्थ कर देता हूं। फोर्थ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फोर्थ एक स्टैंडर्ड फॉरेन ऑथर किताब का सवाल है, PY ब्रूस का। पॉला वाई ब्रूस एक किताब आती है ना। इसी चैनल पर मैंने 90 डेज की या 90 डेज इनफैक्ट आप कह सकते हो 90 प्लस मार्क्स किस तरह से स्कोर करने हैं केमिस्ट्री में, उसकी एक वीडियो अपलोड की थी, स्ट्रेटेजी क्या, वो देख सकते हो। वहां पर मैंने रेफरेंस रिसोर्सेज के बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि क्या आइडियल टाइम टेबल आपका होना चाहिए जिससे कि आप जनवरी अटेम्प्ट के अंदर ही अपने टारगेट स्कोर तक, अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाए। अगर अभी तक नहीं देखा तो जाकर आप जरूर से उसको चेकआउट कर सकते हैं। वो सवाल की बात कर रहे हैं। कोई पूछे कि कौन सी बुक का है, तो बेटा PY ब्रूस का है, ठीक है ना। अच्छे खासी किताबों के सवाल अपन करते हैं। भारतीय किताबें ठीक है अपनी जगह है, पर बाहर की बात भारी होती है। IIT के प्रोफेसर अलग लेवल पे पढ़ाते हैं, तो कुछ नहीं उनके आगे। देखो मुझे एक बात का जवाब दो, इन पांचों में सबसे वाहियात कौन है? अच्छा पहली बात, क्या सॉल्वेंट दिया है क्या आपको? उससे भी पहली बात, क्या सॉल्वेंट की जरूरत है क्या? हाँ है, क्योंकि देखो पहले में लोन पर O को देने, मतलब डोनर एटम O, दूसरे में डोनर एटम O, तीसरे में सल्फर आती दिमाग चकरा गया कि ग्रुप का एलिमेंट आ गया, सॉल्वेंट चाहिए। पर सर सॉल्वेंट तो दिया ही नहीं है, तो बेटा मैंने क्या कहा था, सॉल्वेंट नहीं दिया होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या मान लोगे? पानी। इसका मतलब प्रोटिक सॉल्वेंट का केस है, प्रोटिक सॉल्वेंट का केस है। इसका मतलब ये बड़े साइज का एटम हुआ, बड़े साइज का एटम हुआ। देखो प्रोटिक सॉल्वेंट का केस है तो ये बड़े साइज का एटम हुआ, तो बेस और न्यूक्लियोफाइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब सबसे पहले नंबर पे CH3S नेगेटिव, क्योंकि ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये केस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का है ग्रुप वाला। सबसे वाहियात CH3OH होगा क्योंकि न्यूट्रल है, बाकी सब में नेगेटिव चार्ज तो है एटलीस्ट। इसका मतलब नंबर 1 पर ये आ गया और नंबर 5वें पर ये आ गया। समझ रहे हो?
अब कौन कौन बचा अपने पास? एक बचा है सर, एक बचा है सर CH3O नेगेटिव, एक बचा है सर PHO नेगेटिव विच इज C6H5O नेगेटिव, और एक बचा है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब जरा सोच के बताओ इन तीनों में किस केस में नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है? सर मैं बताऊं सर तीसरे वाले में है सर, क्योंकि सर वो इक्विवेलेंट RS कर रहा है सर, उसके बाद ये भी रेजोनेंस में तो है, ये तो रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो लीस्ट स्टेबल हुआ? बोलो, लीस्ट स्टेबल है तो अच्छा बेस है, अच्छा बेस है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब पहला काम क्या करना है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। पीरियड में चेक कर रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ग्रुप में चेक कर रहे हो तो साइज से या रेजोनेंस से, है ना। अच्छा, उसके बाद सॉल्वेंट का रोल कहां चेक करेंगे? सिर्फ ग्रुप में चेक करेंगे। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो बेस और न्यूक्लियोफाइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब पहले नंबर पर ये आया था, दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे नंबर पर ये आएगा, चौथे नंबर पर ये आएगा और पांचवें नंबर पर ये आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या सिंपल सा काम है। बाकी जो सवाल बचे हैं आप उनको खुद से ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको यहां तक की बातें समझ में आई होंगी, है ना। तो चलिए साहब, आई होप सेशन को अब एंड करते हैं, है ना। आज के सेशन में इतना ही, थोड़ा सा समय ज्यादा लिया पर ठीक है। कंसेप्ट बताने में, फिर आपके नोट्स बनाने में, फिर PYQ सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच को आप तक पहुंचाने में टाइम थोड़ा सा लगता है, ठीक है। एफर्ट करिए, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से बेटा घंटा भी दबा दो और सब्सक्राइब भी कर दो। और बाकी अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाओ, है ना। शेयरिंग इज केयरिंग। और यहां तक आए हो तो अटेंडेंस मार्क करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट आपको एपिसोड नंबर 3 में कौन से टॉपिक का लेक्चर चाहिए एनटीआर रिवाइंड का, वो भी बताइएगा। प्लान तो वैसे मैं SN2 का कर रहा हूं, बट फिर भी अगर SN2 के अलावा अगर आप कुछ और चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर से बता सकते हैं, जो भी चीज आपको चाहिए। और एनटीआर रिवाइंड सीरीज के साथ साथ मैं एक और नई सीरीज को स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूं। बाकी आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप सभी का ही चैनल है। आपको बस ये बताना है, क्या मैं एक सीरीज स्टार्ट करने का सोच रहा हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं ऑफ बीट PYQs। ऑफ बीट PYQs का मतलब चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी अतरंगी PYQ हैं या जो टॉप PYQs हैं, जो थोड़े से यूनिक PYQs है, यूनिक कंसेप्ट को कवर करते हैं, उन तक आप तक पहुंचाने की चैप्टर वाइज में कोशिश कर रहा हूं। आपको अगर वो सेशन भी चाहिए तो नीचे बताइएगा, उसका भी एपिसोड नंबर 1 जल्दी लाइव करेंगे, वो भी पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के साथ, विच इज योर IUPAC नॉमेनक्लेचर। बट अगर IUPAC के अलावा आपको कोई और चैप्टर से शुरुआत चाहिए या GOC से शुरुआत अगर आप चाहते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और एनटीआर रिवाइंड के एपिसोड के अंदर। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ में आया है तो एक दिल बनाना मत भूलिएगा नीचे कमेंट में। आग लगा सकते हैं तो वो भी लगा दीजिएगा, घर में नहीं, अपने अपने दिलों में नहीं, कमेंट सेक्शन। चलिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय।